गया था कि यूपी में योगी की पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर किया। मरने वाले का सरनेम क्या है, पुलिस को इससे क्या मतलब? भाई वो बड़े लूटकांड में शामिल था और बस इसी आधार पर उसे, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ रहा था, गोली मारी गई। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। वो अपराधी के यादव सरनेम के बहाने एनकाउंटर को नकली करार देने में लगे हुए। उनके कई नेता तो ये बताने में लगे हैं कि एक आरोपी ठाकुर भी था, लेकिन पुलिस ने मंगेश यादव जैसा रवैया उसके साथ नहीं अपनाया। क्या यही सच है? क्या यही सच है जो अखिलेश बता रहे हैं? नैरेटिव और सच्चाई के बीच फर्क बताने वाली ये बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 1.5 करोड़ की लूटकांड में शामिल मंगेश यादव का एनकाउंटर किया, मगर अखिलेश यादव को अपराधी का सिर्फ सरनेम दिखा। लंबे चौड़े ट्वीट के साथ अखिलेश जाति वाला नैरेटिव लेकर आए और सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को ही फेक बताने लगे। जो मुख्य आरोपी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, तो उसको तो सरकार ने, प्रशासन ने बातचीत करके सरेंडर करा दिया। बाकी जो अपराधी थे उनके पैर में गोली मार करके जेल भेज दिया, और जैसे ही जाना कि एक अपराधी उनमें यादव है, उसका इनकाउंटर कर दिया। समाजवादी पलटन जिस आरोपी दुर्गेश प्रताप सिंह का नाम ले रही है, वो कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, और ये फैक्ट भी उनकी तरफ से जानबूझकर छिपाया जा रहा है कि जौनपुर का रहने वाला मंगेश यादव 1 लाख का मोस्ट वांटेड था। यूपी के 3 जिलों में मंगेश यादव पर 7 केस दर्ज थे, जिसकी आपराधिक हिस्ट्री साल 2021 में पुलिसिया दस्तावेज में दर्ज हो गई थी। कमाल देखिए, 28 अगस्त को सुल्तानपुर में लूटपाट करने वाले बाकी आरोपियों की पहचान भी अखिलेश यादव ने नहीं बताई। अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, फुरकान, अरबाज, विवेक सिंह और विनय शुक्ला, ये तमाम नाम थे बताने के लिए। लेकिन मजाल है, पीडीए की आड़ में जाति की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव इनके लिए कोई शब्द बोल पाते। हमको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपराधियों की जाति देख करके पीडीए के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाइयां होंगी तो फिर आपत्ति उठाना स्वाभाविक है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लूट होती है 2 करोड़ से ज्यादा की, उस लूट में रिकवरी नहीं हो पाती है, मात्र नाम मात्र की रिकवरी होती है, और जो मुख्य उसका मास्टरमाइंड है वो सरेंडर करके कोर्ट से अपनी जमानत उठा करके जेल जाता है। पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी। आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी, हैं? नहीं, ये लोग कह रहे भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाई। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना। जिस मंगेश यादव के बहाने अखिलेश एनकाउंटर के असली और नकली का भेद बता रहे हैं, एसटीएफ की टीम ने उस मंगेश यादव को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन मुठभेड़ के दौरान एसडीएफ की टीम पर ही गोली चला दी। एनकाउंटर में गोली लगी तो पुलिस की टीम मंगेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अगर जाति देखकर ही एनकाउंटर किया जाता तो फिर ये सारे जतन क्यों किए जाते? और ये भी गौर करने वाली बात है कि मंगेश यादव की टिप पुलिस टीम को लूटकांड में शामिल उसके 3 साथियों से ही मिली थी। एक और आरोपी जो इस डकैती में शामिल था, नाम था मंगेश यादव, उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। ये बनारस रोड है, वाराणसी की तरफ जाता है, लेकिन बीच में कई जगह रोड पूरा नहीं बना है, तो ऐसे में जो पास की लेन होती है उससे होकर गुजरना होता है। बाकी ये पूरा इलाका सुनसान रहता है क्योंकि वाहनों का आवागमन बहुत ही कम होता है, आसपास के गांव के लोग जाते हैं। यहां पर बदमाशों को देखा, मंगेश को देखा, सरेंडर करने को कहा, लेकिन बजाय सरेंडर करने के मंगेश ने एसटीएफ पर ही गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में मंगेश यहां पर बुरी तरीके से घायल हो गया, उसे गोली लगी। देखिए ब्लड पड़ा हुआ, ये यहां पे चप्पल भी पड़ी हुई है। ये इनकाउंटर से पहले की तस्वीरें। बनारस जाने वाला रास्ता जो बेहद सुनसान रहता है,
उस रास्ते का ये आलम है। एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। एनकाउंटर के क्राइम सीन की ऐसी तस्वीरें पहले भी यूपी से आई हैं। योगी सरकार में 10,000 से ज्यादा बार पुलिस और अपराधियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई, मगर अखिलेश की पॉलिटिक्स ने 24 के चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त गियर चेंज किया है। आरोपी अगर यादव सरनेम वाला होता है तो अखिलेश यादव फौरन एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी के नाम में खान या मियां या मोहम्मद जुड़ा होता है तो वहां भी सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश इसे वोट के लिए भले ही जरूरी मानते हैं, लेकिन योगी की पुलिस और पीड़ित के लिए ये मायने नहीं रखता। जात समझ के हमारे पास थोड़ी आए थे। वो तो एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक लूटने के भावना से आए थे, लूटे। कानून को अपने हाथ में लिया, वहाँ कानून की नजर में सब बराबर है। कानून की नजर में सब बराबर है, कोई जात भाव का कोई। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं अखिलेश यादव के? अब उनका राजनीतिक स्टेटमेंट है, वो जिस नजरिए से है उस नजरिए से देख रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में लड़की से बैड टच की कोशिश हुई तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों के नाम गिनाए थे, मगर अखिलेश यादव छेड़छाड़ कांड में पवन यादव का नाम सुनकर नैरेटिव सेट करने लगे। पवन यादव से मुलाकात कर अखिलेश ने उसे क्लीन चिट भी दे दी। योगी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा करके उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसे हर एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करने के मिशन पर योगी भी जुटे हुए हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश को योगी ने अयोध्या में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के कार्यक्रम से ही फौरन जवाब दिया। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है। योगी की पुलिस सरनेम पूछकर गोली नहीं मारती, बाकायदा केस की स्टडी करती है। आरोपी की हिस्ट्री खंगाली जाती है, अपराध कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया जाता है सरेंडर करने का। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। यही टाइमलाइन रही मंगेश यादव के साथ। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर करोड़ों की लूट हुई तो उसके बाद खोजी कुत्ते धरपकड़ के लिए पीछे लगाए गए। क्राइम ब्रांच समेत 6 टीमें आरोपियों की खोजबीन करने लगी। बदमाशों के गैंग के सरगना विपिन सिंह ने गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 4 सितंबर को दुर्गेश प्रताप सिंह भी कोर्ट पहुंच गया और वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। 3 और बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया, जहां घायल होने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन मंगेश यादव ने चालाकी दिखाई और यही उसको भारी पड़ गई। एक पिस्टल और तमंचे से उसने पुलिस पर पलटवार किया, लेकिन जब मारा गया तो अखिलेश को जाति वाली राजनीति का मौका मिल गया। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के उसी सराफ की दुकान के सामने मौजूद हूं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 1 करोड़ 35 लाख के जेवर और नकदी यहीं से लूट कर बदमाश ले गए थे। 28 अगस्त को तकरीबन 12 बजे का समय रहा होगा और यहाँ पर बाइक सवार लोग आए। चैनल को क्रॉस करके सामने जो दुकान है वहां पर एक बाहर कर्मचारी रहता है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि माहौल सुरक्षित रहे, लेकिन उस सुरक्षा को छिन-भिन करते हुए अपराधी यहां तक पहुंचे और यहां से कर्मचारी को भीतर ले जाकर अंदर से लॉक करके लूटपाट को अंजाम दिया। जो दोषी है, जो अपराधी है, जो अनैतिक कामों में शामिल है, बगैर किसी भेदभाव के विधि सम्मत कार्रवाई सरकार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून का राज है। उत्तर प्रदेश, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आज देश के सामने है। सामने 27 का यूपी चुनाव है, इसलिए सारा तनाव है। जिस तरह अखिलेश जाति वाली राजनीति के चैप्टर ओपन कर रहे हैं, वो इशारा करता है कि यूपी की सत्ता में आने का जरिया बना रहे हैं, मगर योगी भी बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। सुल्तानपुर से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज शिमला में एक अवैध मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल मच गया। मस्जिद निर्माण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हिंदुओं का पूरा एक सैलाब सड़कों पर दिखाई दिया।
हिंदू संगठन के लोग मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शिमला के संजौली में 1.5 मंजिल की मस्जिद की परमिशन मिली थी, लेकिन मस्जिद बनाने वालों ने इसे 5 मंजिला बना दिया। अब उस अवैध मस्जिद को लेकर बवाल बेहिसाब है। पूरा मामला क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों का सब्र जवाब दे गया और प्रदर्शन पर उतर आए? और साथ में इसके पैरेलली सियासत क्या हो रही है? बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्रोध है, गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। इस आक्रोश की वजह शिमला की एक मस्जिद है। इस रोष का कारण मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण है। गुस्से की वजह बिना मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद का बनाना है। आक्रोश की असली वजह मस्जिद को गिराने की मांग है। प्रदर्शनकारी जो है काफी उग्र हो गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह जो है भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द मस्जिद को ध्वस्त किया जाए। जिस मस्जिद को लेकर बवाल मचा है वो शिमला के पौष इलाके सलौंजी में बनी है। संजौली के स्थानीय लोग मस्जिद से जुड़े जमात के लोगों की हरकतों से नाराज है। वो घरों में ताक झांक के आरोप लगा रहे हैं। लड़कियों को छेड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। बात बात पर झगड़ा, मारपीट के आरोप लग रहे हैं। 5 मंजिला इमारत ये बनी है और जो लोग यहाँ पे कल इकट्ठा हुए थे, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। मैं मामला थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या हुआ था। मामला ये है कि जो मलाना के वहाँ पे मलाना एक जगह है जहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो एक युवक पर अटैक करते हैं और उसके बाद जो है हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। उनका ये कहना था कि वो जो युवक जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको काफी ज्यादा जो है चोटें आई थी और विशेष समुदाय के लोग जिन्होंने अटैक किया था वो इसी मस्जिद में आके छुपे थे। आप देख सकते हैं उनका ये अंदेशा था कि इसी मस्जिद में आके वो छुपे थे और इसीलिए वो इसी मस्जिद के आगे आक्रोश रैली निकालते हैं और लगभग 5 से 6 घंटे तक यहीं पर वो जो है हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं और भजन वो गाते हैं और आक्रोश रैली यहाँ पे निकालते हैं। इस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। इस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी वजह से शिमला में मस्जिद पर महाभारत छिड़ी है। सड़क पर सनातन समाज के लोग आक्रोशित हैं। कथित रूप से अवैध मस्जिद को लेकर फुल बवाल है। मस्जिद को तोड़ने का सवाल है। सड़कों पर उतरा सनातन समाज है। ये मस्जिद इलीगल बनी है, ये टूटनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? ये मस्जिद क्लियर है। जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा है उसमें क्लियर कट किया गया है कि ये मस्जिद अवैध है। अवैध का मतलब है डोमिलिश होनी चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये आज का जो एजिटेशन है ये इस ग्रुप को लेकर है कि जो समय भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग जो है एक ही डिमांड इनकी है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है उसे जल्द से जल्द जो है ध्वस्त किया जाए। सनातन समाज शिमला में सड़कों पर उतरा। शिमला का चौड़ा मैदान में हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही साथ शिमला के संजौली में भी कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संजौली में ही उस मस्जिद को बनाया गया है जिसे लेकर बवाल छिड़ा है। जिस मस्जिद को कथित रूप से अवैध मस्जिद करार दिया जा रहा है उस संजौली में भी सनातन समाज के लोगों का आक्रोश चरम पर है।
हिमाचल और शिमला में ये किस तरह की जो स्थिति ये बनी है, जो ये इलीगल जो मस्जिद बनी है संजौली में, उस चीज के लिए जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है। वैसे तो इसका जो शनिवार को इसकी जो सुनवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या डिमांड है आपकी? भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या डिमांड है आप? डिमांड ये कि मस्जिद को गिराया जाए। सबसे पहले ये पता किया जाए कि ये मस्जिद ये कैसे पास हुआ है और ये रेजिडेंशियल उसके लिए पास हुआ है या मस्जिद के लिए हुआ। अगर ये रेजिडेंशियल हुआ तो ये कौन से सन में पास हुआ है और इसका पता, क्योंकि अगर ये 2016 के बाद पास हुआ है तो तब तो एनजीटी आ गया था, तो 2.5 मंजिल से ज्यादा इसकी कोई। क्या लगता है अभी क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जितना मंजिल इसकी पास हुई है, चलो हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितनी मंजिल पास है और जो लोगों के साथ ये भद्दा कमेंट और भद्दी वो करते हैं वो ना की जाए। आखिर शिमला में इस मस्जिद को लेकर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को दूसरी बार सड़क पर उतरना पड़ा? मस्जिद को बनाने में नियमों का उल्लंघन किस तरह हुआ है? कैसे प्रशासन के कान के नीचे 5 मंजिला मस्जिद बन गई? मस्जिद को लेकर हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने कैसे विधानसभा में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया? इस कंट्रोवर्सी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से तनाव का तापमान कैसे बढ़ गया है? भारी संख्या में पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, ताकि जो है, क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण यहाँ पे हो गया है। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है मस्जिद को हटाया जाए। संजौली में बाजार के ठीक साथ में मस्जिद बनाई गई है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध है, इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोग मस्जिद को गिराने पर अड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुताबिक मस्जिद पुरानी है। अवैध निर्माण 2010 में शुरू हुआ। अवैध निर्माण रोकने के लिए 30 से 35 बार नोटिस दिए गए, लेकिन मस्जिद का निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इतना ही नहीं, कमिश्नर कोर्ट में 44 पेशी लग चुकी हैं। 7 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। विवादित मस्जिद का मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र में उठ चुका है। बुधवार को इस मामले में बहस भी हुई है। सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बयान दिया है कि ये मस्जिद अवैध है। हमारा मानना है कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो घर हो, होटल हो, दुकान हो, अगर कोई इलीगल बना है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा वर्जन तो यही है। इमिग्रेंट्स तो हर स्टेट में आते हैं और हमने भी इसका संज्ञान लिया है हिमाचल में। आई हैव स्टेटेड येस्टरडे दैट हुएवर इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, पर्टिकुलरली यूपी के बहुत माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना बने। एंड आई वाज टोल्ड। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, बात अवैध निर्माण की है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाए जा रहे हैं। मस्जिद वाली जगह पर पहले सिर्फ एक कमरा था, धीरे धीरे पूरी जगह पर कब्जा कर लिया गया। फिर टीन शेड डालकर मस्जिद की तरह इस्तेमाल शुरू हुआ। कुछ साल पहले पूरी जगह पर लेंटर डाल दिया गया। धीरे धीरे मस्जिद का विस्तार होता चला गया। मस्जिद बहुत तेजी से 5 मंजिल की हो गई। जमात के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद में आने लगे। भीड़ आने से स्थानीय लोगों को दिक्कत होने लगी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। यूं तो मौजूदा मामले की शुरुआत एक झड़प से हुई, लेकिन इस चिंगारी को हवा तब मिली जब हिमाचल विधानसभा के अंदर प्रदेश सरकार के मंत्री ने ही अवैध घुसपैठ से लेकर अवैध मस्जिद तक की बात कह डाली। ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बोलते हुए अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया है कि निर्माण के लिए सरकारी परमिशन जरूरी है, लेकिन बिना परमिशन के ये काम हुआ है। 2010 में निर्माण का काम शुरू हुआ, 2012 में सुनवाई हुई, लेकिन अवैध निर्माण जारी रहा। 2013 में सुनवाई में मस्जिद का ताजा नक्शा मांगा गया, जिसमें खामियां पाई गईं। 2019 तक 4 अवैध मंजिल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की तारीख में 500 वर्ग मीटर से अधिक अवैध निर्माण हुआ है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं
कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। विवाद मस्जिद से जुड़ा है, लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी की कंट्रोवर्सी में एंट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? ओवैसी आए तो कांग्रेस सरकार पर भड़ास निकालने लगे। ओवैसी ने ट्वीट कर पूछा कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की। साथ ही उन्होंने लिखा, हिमाचल में मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत नजर आ रही है। संजौली मस्जिद का मामला कोर्ट में है, लेकिन कांग्रेसी संघियों के सम्मान के लिए मैदान में आ गए हैं।